ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर से रिलेटेड 7वां वीडियो है जिसमें हम आज बात करेंगे स्टोरेज क्लास के बारे में। स्टोरेज क्लास होता क्या है, कितने टाइप का होता है, इन सब के बारे में आज बात होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है वो वेरिएबल का काम क्या है कि वेरिएबल एक डाटा की स्टोर करने के लिए यूज होता है, लेकिन ये डाटा और वेरिएबल ये भी डिसाइड करता है कि हमारे किस मेमोरी लोकेशन पे ये वेरिएबल स्टोर होगा। तो इन्हीं सब वेरिएबल को स्टोर किस जगह पे होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? हमारा स्टोरेज क्लास डिसाइड करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा वेरिएबल नाम होता है, जो हमारा वेरिएबल का नाम होता है, वेरिएबल के नाम से ही क्या होता है कि मेमोरी में एक फिजिकल लोकेशन जनरेट होता है, जो कि हम प्रोग्राम समझाते समय बता चुके हैं। लेकिन ये कहाँ लोकेशन होगा, मतलब फिजिकल लोकेशन कहाँ होगा, मेमोरी में होगा या सीपीयू रजिस्टर में होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? हमारा स्टोरेज क्लास डिसाइड करता है। तो जो हमारे पास स्टोरेज क्लास है वो कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का। लेकिन ये स्टोरेज क्लास का काम क्या है कि मतलब वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा, पहला काम स्टोरेज क्लास का ये है। दूसरा काम क्या है कि जो वेरिएबल स्टोर हो रहा है, अगर हम उसमें कोई वैल्यू नहीं डाल रहे हैं तो उसमें कौन सा वैल्यू इनिशियलाइज होगा शुरुआत में, जिसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू कौन सा होगा। तो अगर हम बात करें डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 भी हो सकता है, नल भी हो सकता है और कोई दूसरा अंक भी हो सकता है। ये कौन डिसाइड करता है? हमारा स्टोरेज क्लास डिसाइड करता है। और तीसरी बात ये है कि जो हमारा स्कोप है किसी वेरिएबल का कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, मतलब लोकल होगा कि ग्लोबल होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये भी स्टोरेज क्लास। तो मेनली अगर हम स्टोरेज क्लास के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं तो मतलब स्टोरेज क्लास का काम क्या है इसके बारे में तो शुरुआत में पढ़ना है। तो स्टोरेज क्लास का काम क्या है कि जो हमारा वेरिएबल है वो कहाँ स्टोर होगा, जो वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू है वो वैल्यू 0 होगी या कोई गार्बेज वैल्यू होगी, और जो वेरिएबल का स्कोप है मतलब वो कहाँ तक एग्जिस्ट करता है वेरिएबल, ग्लोबल होगा या लोकल होगा वेरिएबल, ये कौन डिसाइड करेगा? स्टोरेज क्लास डिसाइड करेगा। और मतलब अगर ग्लोबल है या लोकल है तो लोकल विद इन फंक्शन यूज कर सकते हैं, ग्लोबल है तो ग्लोबल फंक्शन के बाहर मतलब पूरे प्रोग्राम में कहीं यूज कर सकते हैं। ये मतलब उसी से जनरेट हुआ है कि जो वेरिएबल का स्कोप है उसी से जनरेट हुआ है कि उसकी लाइफ कहाँ तक एग्जिस्ट करेगी वेरिएबल की। ये मतलब 4 मेन बातें हैं जो कि स्टोरेज क्लास डिसाइड करता है। अब चलिए देखते हैं कि स्टोरेज क्लास कितने टाइप का होता है। जो मेनली स्टोरेज क्लास होता है वो 4 तरीके का होता है। एक ऑटोमेटिक होता है, एक एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास होता है, रजिस्टर स्टोरेज क्लास होता है, स्टैटिक स्टोरेज क्लास होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अब ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। ऑटोमेटिक का मतलब है कि जो ये हमारा स्टोरेज क्लास है, अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं लिखते हैं, हम सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि ये स्टोरेज क्लास कहाँ हम डिसाइड करते हैं, मतलब जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उसके पहले क्या होगा। देखिए, जो वेरिएबल यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं इंटीजर टाइप का, इसके पहले जो ये लिखा होता है ये होता है स्टोरेज क्लास। यहाँ इस केस में ऑटो लिखा है तो मतलब ये ऑटो स्टोरेज क्लास है। अब देखते हैं कि ऑटो स्टोरेज क्लास में कहाँ ये स्टोर होता। अगर ऑटो स्टोरेज क्लास है तो ये कहाँ स्टोर होता? मेमोरी। मेमोरी का मतलब क्या होता? प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम मतलब सामान्य भाषा में रैम बोलते हैं। फिर दूसरा है मतलब अगर ऑटो स्टोरेज क्लास है तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू का मतलब क्या होता है? कुछ भी हो सकता है, वो कंपाइलर के ऊपर डिपेंड होता है। गार्बेज का वैल्यू का मतलब 0 नहीं होता है। कुछ लोग
जो इस वेरिएबल का स्कोप है, स्कोप का मतलब कहाँ तक ये वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा, ये वेरिएबल कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, लोकल वेरिएबल होता है। लोकल का मतलब क्या होता है कि विद इन ए ब्लॉक, मतलब जिस ब्लॉक में हम इनिशियलाइज कर रहे हैं उसी ब्लॉक के अंदर यूज कर सकते हैं। इसकी लाइफ क्या है, लाइफ का मतलब क्या है, अगर ब्लॉक के अंदर यूज कर रहे हैं तो लाइफ का मतलब उसकी उस ब्लॉक के अंदर ही लाइफ होगी। तो ऑटो स्टोरेज क्लास के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा। ऑटो स्टोरेज क्लास को एक बार समराइज कर देते हैं। जो इसकी स्टोरेज होती है वो कहाँ होती है, मेमोरी में होती है। जो इसकी लाइफ है, जो इसका इनिशियल वैल्यू है वो क्या होता है, गार्बेज होता है। जो इसका स्कोप है वो क्या होता है, लोकल होता है। अगर लोकल स्कोप है तो उसकी लाइफ टाइम क्या होता है कि विद इन ब्लॉक होता है, मतलब जिस ब्लॉक में हम डिक्लेयर करेंगे उसी ब्लॉक में यूज कर पाएंगे। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि अगर कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, अगर उसके आगे कुछ भी स्टोरेज क्लास नहीं लगाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या स्टोरेज क्लास होता है, ऑटो ही स्टोरेज क्लास होता है। अगर ऑटो लिखे हैं तो सही बात है, मतलब ठीक है। अगर ऑटो लिखना भूल गए हैं या एक्सटर्न लिखना भूल गए हैं तो क्या होगा, वो ऑटो ही होगा। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास सी कंपाइलर का क्या है, ऑटो ही है। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास जिसको बोलते हैं, और जिसका कीवर्ड क्या है, ऑटो। जैसे एक इस प्रोग्राम को समझते हैं कि ये एक मेरा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के बाद हम दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, अभी इसमें वैल्यू हम इनिशियलाइज नहीं किए। अगर इस वेरिएबल को हम प्रिंट करा रहे हैं तो प्रिंट कराने के बाद क्या प्रिंट होगा, जो मेमोरी के अंदर डाटा होगा, मेमोरी के अंदर क्या होगा, मेमोरी के अंदर कौन सी डाटा होगा वो कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम सी कंपाइलर जो यूज करते हैं, अगर उसके हिसाब से क्या गार्बेज वैल्यू स्टोर होगी, वो गार्बेज वैल्यू स्टोर होगी। जो कंपाइलर डिसाइड करेगा क्या वैल्यू है तो वो प्रिंट होगा। अगर हम वैल्यू इस केस में नहीं इनिशियलाइज कर रहे हैं तब भी इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, वो भी क्या होगी, गार्बेज वैल्यू होगी। अब तो इतना समझ में आ गया। तो इसका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट हमारे डिफरेंट कंपाइलर के ऊपर डिफरेंट आउटपुट आएगा। अगर हम बात करें टर्बो सी में तो टर्बो सी में कुछ इस टाइप का गार्बेज वैल्यू आएगा। ये जरूरी नहीं है कि सबके सिस्टम में यही आउटपुट आए, वो उस सिस्टम के हार्डवेयर के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट क्या होगा, डिफरेंट होता जाएगा। अब दूसरे स्टोरेज क्लास की बात करते हैं जिसको बोलते हैं रजिस्टर स्टोरेज क्लास। रजिस्टर स्टोरेज जैसा नाम से ही क्लियर हो रहा है कि रजिस्टर में स्टोर होगा। रजिस्टर कहाँ होता है, सीपीयू के अंदर होता है। तो इस जो रजिस्टर स्टोरेज क्लास है उसका स्टोरेज कहाँ पे होता है, सीपीयू में। जो इसकी डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू है क्या है, गार्बेज वैल्यू है। जो स्कोप है इसका वो लोकल है। जो लाइफ है क्या है, विद इन ब्लॉक है। तो ऑटोमेटिक और रजिस्टर स्टोरेज क्लास में क्या डिफरेंस है, सिर्फ बेसिक ये डिफरेंस है कि अगर ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास हम यूज करते हैं तो वो डाटा कहाँ स्टोर होगा, वो मेमोरी में स्टोर होगा। अगर हम रजिस्टर स्टोरेज क्लास यूज करते हैं तो वो डाटा कहाँ यूज होगा, सीपीयू रजिस्टर में। अब ये देखिए कि सीपीयू रजिस्टर फास्ट होता है किससे, रैम से। रैम से अगर फास्ट होगा तो इस केस में अगर हम सीपीयू रजिस्टर स्टोरेज क्लास का यूज करते हैं तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा आउटपुट होगा वो बहुत ही कम समय में आउटपुट आ जाएगा। बस बेसिक डिफरेंस यही है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में और क्या है, रजिस्टर स्टोरेज क्लास में। अगर हम बात करें कि इस तरह के मतलब रजिस्टर स्टोरेज क्लास में क्या स्टोर करवा सकते हैं, तो अगर हम बात करें कि रजिस्टर स्टोरेज क्लास का यूज हम वहाँ कर सकते हैं जहाँ मान लो हमें
बहुत ही कम समय में रिजल्ट लाना है, मतलब आउटपुट लेके आना है। और एक बात और, जो रजिस्टर स्टोरेज क्लास होता है, रजिस्टर क्या होता है कि जो इसमें डाटा स्टोर होता है वो डाटा स्टोरेज की कैपेबिलिटी बहुत कम होती है, मतलब बहुत ही कम डाटा उसमें स्टोर होगा। तो हम ऐसा चूज करते हैं, मतलब जहां हमें कम स्टोरेज की ज़रूरत है, विदिन मतलब 8 बाइट 16 बाइट इस टाइप का स्टोरेज ज़रूरत है, तो हम रजिस्टर स्टोरेज क्लास का यूज करते हैं। जैसे इस एग्जांपल में हम रजिस्टर स्टोरेज क्लास का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें फार लूप का यूज किए। फार लूप हम आगे पढ़ेंगे अभी लूपिंग, तब वो समझ में आएगा। ये बार बार रिपीट होके आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी। मतलब अगर हम रजिस्टर स्टोरेज क्लास का यूज कर रहे हैं तो इस प्रोग्राम की आउटपुट बहुत ही कम समय में आ जाएगा। अगर हम यहाँ रजिस्टर स्टोरेज क्लास का यूज ना करते तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता, ऑटो स्टोरेज क्लास होता। ऑटो स्टोरेज क्लास में क्या होता, सेम रिजल्ट वहीं आता, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा डिले हो सकता है। मान लो 1 सेकंड का डिले हो, 2 सेकंड का हो सकता है, वो क्या थोड़ा सा डिले हो सकता है। बस बेसिक डिफरेंस यही है रजिस्टर स्टोरेज क्लास और ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में। अब अगले टाइप की बात करते हैं, जिसका नाम क्या है, स्टैटिक स्टोरेज क्लास है। स्टैटिक का मतलब क्या है, मतलब फिक्स है। स्टैटिक का मतलब स्थितिज है, मतलब थोड़ा सा फिक्स है। तो ये स्टैटिक स्टोरेज क्लास कहाँ स्टोर होगा, वेरिएबल मेमोरी में स्टोर होता है। मेमोरी में स्टोर होने का मतलब क्या है कि फिजिकल मेमोरी में स्टोर होगा, मतलब रैम में होगा। जो इसकी डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू है क्या है, 0 है। अभी तक हम 2 स्टोरेज क्लास पढ़ चुके हैं, एक ऑटोमेटिक और दूसरा रजिस्टर। दोनों में डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या था, गार्बेज वैल्यू था। लेकिन स्टैटिक स्टोरेज क्लास में क्या है कि 0 है। अगर स्कोप की बात करें, स्कोप इसका भी लोकल है। लोकल है मतलब विद इन ब्लॉक यूज कर सकते हैं। तो इसकी लाइफ क्या है, ब्लॉक के अंदर होगी, फंक्शन के अंदर कॉल होगा। अब अगला क्या है स्टोरेज क्लास, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास है। एक्सटर्नल जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, एक्सटर्नल मतलब बाहरी। तो मतलब इसकी स्कोप क्या होगा, ग्लोबल टाइप का होगा। अब ये आगे देखते हैं। जो इसका स्टोरेज क्या है, मेमोरी में होता है। डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। स्कोप क्या होता है, ग्लोबल होता है। लाइफ क्या होता है, लाइफ क्या होता है, पूरे प्रोग्राम के दौरान हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि पूरा समझ में आ गया होगा स्टोरेज क्लास के बारे में। अब हम क्या बात करते हैं कि जो हमारा लास्ट स्टोरेज क्लास है, मतलब एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास है, वो उसके लिए हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास ये प्रोग्राम है। अभी हम जब ये प्रोग्राम पूरा हम नहीं समझा रहे हैं, सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टोरेज क्लास के रिस्पेक्ट में समझाने की कोशिश कर रहे हैं बस। देखिए, अब मेन फंक्शन यहाँ है, मेन फंक्शन की बॉडी यहाँ ओपन है, यहाँ क्लोज है। इसके बाद क्या है, एक इंक्रीमेंट फंक्शन है। इंक्रीमेंट फंक्शन में i इक्वल आई प्लस 1 है, और प्रिंट क्या हो रहा है, नॉन इंक्रीमेंट i इक्वल आई प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ से i की वैल्यू क्या प्रिंट होगा, i की वैल्यू क्या प्रिंट होगा, देखिए यहाँ मेन फंक्शन के ऊपर हम क्या वेरिएबल स्टोर किए हैं। अगर मेन फंक्शन के वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं पहले, मतलब इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये ईस्टर्न टाइप का स्टोरेज क्लास है। अगर ईस्टर्न टाइप का स्टोरेज क्लास है तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या 0 होगी, अगर हम इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ मेन फंक्शन में प्रिंट एफ फंक्शन है, तो यहाँ से i इक्वल क्या प्रिंट होगा, i इक्वल
0 प्रिंट होगा। उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट होने के बाद क्या हुआ कि आई की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब यहाँ से क्या प्रिंट होगा, आई नॉन इंक्रीमेंट आई इक्वल 1 प्रिंट होगा। इस तरीके से प्रिंट होगा। देखिए आई इक्वल 0 प्रिंट हुआ, फिर ऑन इंक्रीमेंट आई इक्वल 1 प्रिंट हुआ, फिर ऑन इंक्रीमेंट 2 हुआ, ऑन डिक्रीमेंट 1 हुआ, ऑन डिक्रीमेंट 0 हुआ। क्योंकि ये 4 बार हम फंक्शन को कॉल किए हैं, 2 बार इंक्रीमेंट को कॉल किए हैं, 2 बार डिक्रीमेंट को कॉल किए हैं, तो इस तरीके से आउटपुट आएगा। मतलब मेन हमारा इस प्रोग्राम में समझाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि अगर हम मेन फंक्शन के बाहर वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो किस टाइप का होता है, एक्सटर्न टाइप का स्टोरेज क्लास होता है। इसके लिए जो एक्सटर्न टाइप का स्टोरेज क्लास होता है, इसको हम क्या इसको हम कीवर्ड से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर यहाँ इंट के पहले एक्सटर्न लगा दें, EXTERN एक्सटर्न लगा दें, तो ये किस टाइप का है कि ये ग्लोबल टाइप का वेरिएबल हो जाएगा। अगर हम नहीं भी लगा रहे हैं, फंक्शन के बाहर हम मतलब डिक्लेयर किए, तब भी हमें बाय डिफ़ॉल्ट यही है कि ये ग्लोबल वेरिएबल है। अगर ग्लोबल टाइप का वेरिएबल है तो मतलब एक्सटर्न टाइप का स्टोरेज क्लास है। अगर एक्सटर्न टाइप का स्टोरेज क्लास है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी इनिशियल वैल्यू 0 होती है। तो हमें उम्मीद है कि पूरा समझ में आ चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि वीडियो को समाप्त करने से पहले हम इस वीडियो का QTV पूछ लेते हैं। इस वीडियो का QTV ये है कि ये बताइए कि जो स्टोरेज क्लास होता है 4 तरीके का, एक होता है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, एक होता है रजिस्टर स्टोरेज क्लास, एक होता है स्टैटिक स्टोरेज क्लास, एक होता है एक्सटर्न स्टोरेज क्लास। इन चारों में कौन सा बाय डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास है, मतलब अगर हम किसी के सामने नहीं लिख रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा स्टोरेज क्लास में स्टोर होगा। तो इस QTV का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।